dear students. Today we will start our new topic, that is chemical bond. So what is a bond? ऐसी चीज, ऐसा फोर्स जो दो एटम्स को आपस में जोड़ के रखता है इन अ मॉलिक्यूल. किसी मॉलिक्यूल में मान लो ये एटम ए है और ये एटम बी है, तो जो इनको बाइंड करके रख रहा है, that is known as bond. The force which holds together the atoms in a molecule. किसी मॉलिक्यूल में जो फोर्स दो एटम्स को आपस में जोड़ के रखता है वो हमारा क्या होता है? केमिकल बॉन्ड. ठीक है बच्चों. अब अगर मैं आपसे पूछूं क्यों एटम कंबाइन करते हैं, मतलब एटम कंबाइन ही क्यों कर रहे हैं? Why do atoms combine? हमें केमिकल बॉन्ड बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? देखो बच्चों, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वांट्स स्टेबिलिटी. हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या चाहते हैं? दे शुड बी स्टेबल. तो इसी तरीके से जितने भी हमारे एटम्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं. ये किसको फॉलो करते हैं? ऑक्टेट रूल को. ये क्या चाहते हैं कि इनकी आउटर मोस्ट शेल किसी भी एटम की, जिसे हम बोलते हैं वैलेंस शेल, ये चाहते हैं आउटर मोस्ट शेल शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स. क्या चाहते हैं? ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं ताकि इनकी आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, या दे विल एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. मतलब जितनी भी नोबल गैस होती हैं ग्रुप 18 के एलिमेंट्स, उन सबके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये सब चाहते हैं कि ये एलिमेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स अपनी वैलेंस शेल में एक्वायर कर ले. इसीलिए हमारे एलिमेंट्स, एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं टू हैव द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. अब लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारा हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स में एप्लीकेबल नहीं है. वहां पे हम ऑक्टेट की बजाय ड्यूप्लेक्स या ड्यूप्लेक्स कंप्लीट करते हैं. मतलब इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे? किसी दूसरे के साथ एक शेयर करेंगे, या डिपेंड करता है कौन सा बॉन्ड है. तो इनके आउटर मोस्ट में हमें चेक करना होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये इनके पास सिर्फ फर्स्ट शेल होती है. they only having k shell. K shell में maximum of it can accommodate 2 electrons. Hydrogen or hydrogen like particles have to complete their duplex. Rest other elements in the table needs to acquire stable noble gas configuration, that is 8 electrons in their valence shell. That's why a chemical bond is formed. Is it clear? The chemical bond is a bond or a force which holds together the atoms in a molecule. अब ये फोर्स क्या करता है? क्यों एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं? Because they want to acquire stable noble gas configuration. अब नेक्स्ट आता है, अब एलिमेंट्स हमने कह दिए, एलिमेंट्स और एटम्स आर कंबाइनिंग. अब अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, हाउ डू एटम्स कैन कंबाइन, और मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब हमारे एटम्स आपस में कंबाइन कैसे करते हैं.
So your next topic is how do atoms combine. बच्चों इस टॉपिक को ध्यान से समझना as it is. If you will going for science stream in 11th, chapter 4 is chemical bonding. As it is आपको यहीं से शुरू करना है. बिल्कुल. Chapter 4 to 11th chemistry is chemical bonding. तो प्लीज ध्यान से समझना इसे. How do atoms combine? और mode of chemical combination. Atoms कैसे combine करते हैं? बेटा there are so many ways. लेकिन आपके सिलेबस में अप टू 10th क्लास आपको दो ही वेज पढ़ने हैं. दैट इज आयोनिक बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज योर कोवेलेंट बॉन्ड. मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ हमारे एटम इन्हीं दो तरीके से कंबाइन करते हैं. देयर आर मेटेलिक बॉन्डिंग, देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सो मेनी बॉन्ड्स आर देयर, बट हमें सिर्फ ये दो को डील करना है अप टू 10th क्लास. कोवेलेंट बॉन्डिंग आपकी बेसिकली चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में भी आएगी. तो आज जो मैं आपको इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताऊंगी या बॉन्ड फॉर्मेशन बताऊंगी वो चैप्टर 4 में रिपीट नहीं करूंगी. तो प्लीज ध्यान से समझना है इस टॉपिक को, बिकॉज सेम टॉपिक आपको अगले चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में काम आने वाला है, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है. सो फर्स्ट आयोनिक बॉन्ड. देखो बच्चों, जब भी हमारा कोई बॉन्ड बनता है तो याद रखना हमारे जो एटम है, आपने थॉमसन मॉडल पढ़ा या रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, उसके हिसाब से आपने क्या देखा कि मान लो जो हमारा एटम है वो स्फेरिकल है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है. जब भी कोई बॉन्ड बनेगा, किसी भी तरीके से बने, either through ionic bond or covalent bond, there will be a involvement of only electrons. Involvement of electrons मतलब हमको इलेक्ट्रॉन्स का ही हेर फेर करना है. या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, हमें यही देखना है. अब अगर हमारा बॉन्ड बन रहा है by transfer of electrons, याद रखना वर्ड complete transfer. Complete transfer of electrons from one atom to another atom. जब एक एटम से दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहे हैं, एक एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन उठा के दूसरे को दे दिया कंप्लीटली, तो वो हमारा क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड. व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? वेयर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू another atom takes place. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने क्या करा, अपनी वो प्रॉपर्टी खरीदी मैंने, पर मैंने आपके नाम कर दी. करने नहीं वाली मैं वैसे मजाक कर रही हूँ, डोंट टेक इट सीरियसली. मैंने अपनी प्रॉपर्टी उठा के आपके नाम कर दी, तो वो कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड. जैसे कि अब अगर मैं आपसे पूछूं why ionic bond formation takes place, तो आप क्या कहोगे? Because atom wants to complete their octet. For example, the common example is formation of sodium chloride. देखो बच्चों, आयनिक बॉन्ड में आपको छोटा सा ट्रिक और बता रही हूँ. ये बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में. क्यों? क्योंकि देखो
इसमें क्या चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो, मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे को देने वाला हो। आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किनके, जिनकी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो या 3 हो। और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला हो। कौन होते हैं वो, जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हो। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड। मैंने आपको बहुत सारे तरीकों से समझा दिया। अब देखो जैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, आप जानते हो सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 281 एंड क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 287। अब बच्चों देखो ये मेटल है, नॉन मेटल है, इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन दूसरे को देने की। ये बड़ा ही अच्छा है हमारा। टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को लेने की। अब अगर मैं इसकी लास्ट शेल में देखूं, इसकी एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और इसमें कितने हैं, 7। अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दूं तो क्या होगा बच्चों, इसकी शेल में भी कितने हो गए, लास्ट में 8, और इसमें क्या हो गया, 8। अब सोडियम क्या बन गया हमारा, सोडियम कैटायन, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ली और कितने करे, 1, तो ये क्या बन गया, क्लोरीन एनायन, मतलब क्लोराइड और सोडियम आयन। तो अब एक और आपके पास डेफिनेशन आ गई, जहां पर आयंस की फॉर्मेशन हो, जहां कैटायन और एनायन बने, वो हमारा बॉन्ड क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड। और आपको वैसे ना एक्चुअली एक बात बताऊं, आयोनिक बॉन्ड हमारा एक्चुअली बॉन्ड नहीं होता, मतलब इसके बीच में आपने कभी भी, आप NaCl को स्ट्रक्चर को देखो, ऐसे नहीं लिखोगे, कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है। हम हमेशा इसको ऐसे लिखते हैं, पर एक्चुअली ये होता क्या है, सोडियम कैटायन एंड क्लोराइड एनायन। हम ये सिर्फ लिखते नहीं है, बट होता ये ऐसे है। क्या है देखो, इनके बीच में ना एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए हैं। यही जो हमारा फोर्स है, दैट फोर्स इज योर आयनिक बॉन्ड। और इसी फोर्स को, जिस फोर्स से ये जुड़े हैं, उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। बच्चों मैंने आपको आयोनिक बॉन्ड के बारे में इतना बताया है अभी इसकी इंट्रो के बारे में, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे दो, आपको इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। इसका अनदर नेम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, जहाँ पे कैटायन एनायन बनते हैं, जहाँ मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है। ये एक फोर्स है जो एक दूसरे को बाइंड करके रखता है। इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और जिस बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है उसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। क्यों बनता है, ताकि सभी एलिमेंट्स आपस में क्या करें, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करें। अब देखो आप क्या लिख सकते हो बच्चों, सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, 1, क्योंकि इसकी लास्ट शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम उतने डॉट्स लगाते हैं जितने उसकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या करेगा, क्लोरीन के मैं इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूं, ये क्या करेगा, इसको उठा के अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया। सो दिस इज सोडियम प्लस, और इसने ये इलेक्ट्रॉन ले लिए
एक इसके पास अपना था, एक सोडियम का आ गया, उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव. सो इट इज कैटायन एंड इट इज एनायन. दिस फोर्स जो कैटायन एंड आयन को आपस में जोड़ के रखती है, वो फोर्स हमारा क्या है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. अगर बच्चों में आपसे पूछूं व्हाट इज द इलेक्ट्रोवेलेंसी ऑफ सोडियम, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रोवेलेंट, वैलेंसी मींस कंबाइनिंग कैपेसिटी. मतलब कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट कर सकता है या गेन कर सकता है. तो आयनिक बॉन्ड में आपने देखा सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था डोनेट करने के लिए. सो इलेक्ट्रोवेलेंसी ऑफ Na पॉजिटिव आयन इज +1 एंड क्लोराइड आयन इज -1, क्योंकि वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है. ये तो हमने चेक करी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. अगर हम चेक करें फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, बच्चों आप इसमें कंफ्यूज ना हो, आप सीधा ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो. देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इट विल बी 282, और क्लोरीन का हमने अभी देखा था 287. अब बच्चों इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है डोनेट करने के लिए, और हमारे पास यहाँ क्लोरीन एक ही है. तो मैं क्या करूं, देखो मान लो मैंने मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया, ये मैंने क्लोरीन लिया जिसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को. अब एक तो मान लो इसने ट्रांसफर कर दिया, एक ट्रांसफर करने के बाद भी मेरा काम नहीं बना, एक देने के बाद भी इसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक आ गया, एक रह गया. फिर मुझे क्या चाहिए, एक क्लोरीन और चाहिए. अब अगर आपको देखो यहां से ये भी पता चल गया होगा कि why magnesium MgCl does not form but MgCl exists in the form of MgCl2. मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 क्यों होता है, क्योंकि मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, it can transfer 2 electrons. So for that I need 2 chlorine atoms. अब इसी तरीके से प्लीज एक बार कॉपी पेन लीजिए और जरा 2 मिनट सोच के मुझे बताइए which compound is formed between aluminium and chlorine. मैं 1 मिनट का पॉज ले रही हूँ. एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में फटाफट से सोचिए क्या बनेगा, जल्दी से. which compound is formed between aluminium and chlorine? जल्दी. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, क्लोरीन का 17. जल्दी देखिए. हाँ जी, एल्यूमिनियम कॉन्फ़िगरेशन 283. अभी मैंने आपको बताया जिनके लास्ट शेल में 1 2 3 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारे क्या होते हैं, मेटल्स. अब क्लोरीन का देखो 287. एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 3. क्लोरीन के 1 2 3 4. ऐसा जरूरी नहीं कि आपको क्रॉस से ही दिखाना है, मैं तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए क्रॉस बना रही हूँ. मान लो इसने एक ट्रांसफर कर दिया, अभी भी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने बचे, तो हमारा काम नहीं चलेगा, मुझे एक क्लोरीन और लेना पड़ेगा. अब इसने ये भी ट्रांसफर कर दिया, तो कितने बचे, 1. अभी मुझे एक क्लोरीन और लेना पड़ेगा. इन शॉर्ट मेरे पास क्या बन गया, एल्यूमिनियम +3 और क्लोराइड 3 बने हैं, 3Cl, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज. ठीक है जी, ये था हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड. तो बच्चों अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, why Na form Na with chlorine form NaCl,
because the valency of sodium is +1. Why it forms MgCl2 with magnesium and chlorine? Because the valency of magnesium is +2. Why it forms aluminium chloride? मतलब AlCl3 क्यों बनता है? Because the valency of aluminium is +3. ठीक है. अब अगर बच्चों मैं आपको चलो हम एक ऑक्सीजन के साथ भी देख लेते हैं. मैंने लिया सोडियम, मैग्नीशियम, तो मैं कैल्शियम लूंगा, कैल्शियम, ये पोटेशियम. चलो मुझे बताओ इनके ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा. देखो बच्चों, ऑक्सीजन के कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन इज 2 6. अब आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6. तो मैं कितने डॉट लगाऊंगी? 1 2 3 4 5 6. ठीक है. इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 और चाहिए. मेरे पास कितना सोडियम है? 1. तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? एक सोडियम और लेना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं डोनेट करने के लिए? 1. तो मुझे कितने चाहिए ऑक्सीजन को देने के लिए? 2. अभी what is the formula of sodium oxide? It will be Na2O. NaO नहीं हो सकता. ऐसा करने पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा. इसी तरीके से अगर मैं कैल्शियम लूं, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, कॉन्फ़िगरेशन 2882, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 2. ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2. तो ये क्या करेगा? इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और क्या बनाएगा? कैल्शियम +2 एंड ऑक्सीजन -. और जिस फोर्स से ये जुड़े हैं वो हमारा कौन सा फोर्स है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है जी. अब अगर यही मैं एल्यूमिनियम के साथ देखूं बच्चों, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3. बच्चा इसमें गलती करता है और कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन. और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स. मान लो इसने 2 तो इसको दे दिए. ठीक है, एक बच गया. अब एक एल्यूमिनियम से मेरे अगले ऑक्सीजन का काम तो बनेगा नहीं. मान लो मैं एक ऑक्सीजन और दे दूं. एक इसने दे दिया, इसको एक और चाहिए. मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एल्यूमिनियम और लेना पड़ेगा. एक इसने इससे ले लिया. अब ऑक्सीजन का पेंडा हो गया, पर एल्यूमिनियम के 2 बच गए. मुझे क्या करना पड़ेगा? एक ऑक्सीजन और लेना पड़ेगा. बच्चों इस टॉपिक से आपको ये भी समझ आ जाएगा कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है. का Na2O क्यों आया? कैल्शियम के साथ CaO क्यों आया? Why not Ca2O? ये बात आपको समझ आ जाएगी इससे. अब इसका फॉर्मूला क्या बना? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑल्सो नोन एज एल्यूमिना. ये वो और है एल्यूमिनियम का जिसमें से इसको निकाला जाता है. तो ये था हमारा आयनिक बॉन्ड में अलग अलग कंपाउंड्स की फॉर्मेशन. अभी मैं आपको बताती हूँ सम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड. देखो बच्चों, सबसे पहली प्रॉपर्टी, आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड.
आयनिक बॉन्ड हमारा कैसा है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रही हूं इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा काफी स्ट्रॉन्ग होता है। अब अगर बच्चों आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इट्स मेल्टिंग एंड boiling point is more। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, इन दिस formation of cation and anion takes place। So it is water soluble। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आयनिक कंपाउंड वाटर सोल्यूबल होते हैं। ऐसा क्यों? देखो, जो हमारा पानी है ना, ये बड़ा ही यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। आप सब जानते हो, हम मैक्सिमम तो मैक्सिमम जितने भी सॉल्यूशन बनाते हैं ना लेबोरेटरी में, वो वाटर में बनाए जाते हैं। वाई वाटर? वाटर की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है? याद रखना, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है। देखो, नमक, नमक को जैसे ही आप पानी में डालोगे वो घुल जाएगा। Why it is soluble in water? क्यों घुलता है? कभी आपने सोचा क्यों एकदम से? ऐसा क्या है नमक के पास, या ऐसा क्या है पानी के पास? नमक के पास केटायन एनायन है, और वाटर का अंदर देखो, वाटर के अंदर क्या है? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, या आप H2O लिख लो। बच्चों, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नियरली 80 या 81 है। इसका मतलब क्या है? ये इसके अंदर किसी भी चीज को जब डाला जाएगा ना, ये उसके फोर्सेस को 81 टाइम्स कम कर देगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? कि उतने फोर्सेस को उतने टाइम्स कम कर देना। जब इसने उसके फोर्सेस को कम कर दिया तो वो टूट जाता है केटायन एनायन में, तो वो क्या हो जाता है? सॉल्यूबल। तो जितने भी आपके आयोनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इनकी डिफर कर सकती है, किसी की ज्यादा तो किसी की कम, वो आपने रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ी हुई है, पर दे आर वाटर सॉल्यूबल। अब समझ आ गई कि